गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम कक्षा 10 में विज्ञान का दूसरा यूनिट अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल को इंग्लिश में हम कहते हैं एसिड, क्षारक को बेस और लवण को हम कहते हैं साल्ट्स। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक। अम्ल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द एसिड से आया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात जिन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है या अम्ल होता है उनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। जैसे सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हम कहते हैं एसिटिक एसिड। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम कहते हैं साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल। संतरा में उसमें भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस। इन्होंने अम्ल की परिभाषा दूसरे शब्दों में दी और कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ठीक। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित या आयनित या टूटकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अम्ल केवल एक ही प्रकार के धनायन मतलब कि H+ ही देते हैं। अब जैसे HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो यह H+ आयन में टूटता है और क्लोरीन माइनस में। तो यह कैसा धनायन दे रहा है? H+ मतलब कि हाइड्रोजन धनायन दे रहा है। इसी प्रकार से H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जब इसे हम जल में घोलते हैं तो यह 2H+ आयन बनाता है और सल्फेट 2 ऋणायन बनाता है। तो यहाँ पे भी धनायन क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। ठीक है, 2H+ आयन यहाँ पे दे रहा है। तो अम्ल ऐसे होते हैं जो क्या देते हैं? धनायन देते हैं। ठीक। अब अगला टॉपिक है अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो सबसे पहला रासायनिक गुण होता है कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। अब दो टाइप के धातुएं होती हैं, एक होती हैं सक्रिय धातुएं, एक होती हैं निष्क्रिय धातुएं। जो सक्रिय धातुएं होती हैं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। अब जैसे जिंक है, यहाँ पे यह अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा? जिंक विस्थापित कर देगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो क्रियाशीलता ज़्यादा होने के कारण ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और सल्फेट के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यह बना देगा ZnSO4 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से सोडियम की क्रिया अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ कराएं तो सोडियम भी क्या करेगा? इसकी क्रियाशीलता भी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा NaCl। और यहाँ पे भी जो है ½ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। इसी तरीके से 2Na + 2HCl करेंगे तो बनेगा 2NaCl और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो जो सक्रिय धातु होते हैं वह जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण। क्या बनाते हैं? लवण, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक। ये पॉइंट हमारा नोट करने वाला है कि जो सक्रिय धातु होते हैं वह अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये क्या है? लवण है। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड लवण है, जिसे हम नमक कहते हैं। दूसरा गुण क्या है इसका? कि कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट से क्रिया, मतलब कि जब यह है CO3 और HCO3 के साथ क्रिया कराते हैं। तो जब कार्बोनेट से एसिड क्रिया करते हैं, अम्ल क्या करते हैं? कार्बोनेट से जब क्रिया करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो जब एसिड कार्बोनेट से मतलब CO3 से क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, पानी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक। अब जैसे Na2CO3, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम का कार्बोनेट है और इसकी क्रिया हम एक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं। तो इसका कार्बोनेट और इसका हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे
और मिलने के मतलब यहाँ से ये कार्बोनेट और इधर से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे। बचेगा यहाँ Na2, यह SO4 के साथ क्रिया करके Na2SO4 बना देगा। ये H2 एक ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, H2O बना देगा और CO2 गैस हो जाएगी। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट था, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराया तो सोडियम सल्फेट बनाया, जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो जो सोडियम सल्फेट है वो हमारा लवण है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि जब अम्ल कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट है CaCO3, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम HCl, ठीक है, HCl से जब हम यहाँ पे क्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो ये हमारा क्या बनाएगा, पहले तो जल बनाएगा मतलब H2O पता है हमें, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और जो बचेगा वो लवण होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन क्या किए, एक ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना लिए और यहाँ पे CO2 हो गया अलग, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, जो बचा था वो कार्बन के साथ जुड़ गया और ये हो गया कैल्शियम CaCl2, ये बना दिया कैल्शियम क्लोराइड। मतलब कि जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl अम्ल से क्रिया किए तो कैल्शियम क्लोराइड बनाए, जल बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त किए। इसी से सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जब हम HCl से कराते हैं तो हमारा NaCl बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। अब अगला जो है गुण है कि धातु ऑक्साइडों से क्रिया। इसमें हमें क्या नोट करना है कि जब मेटल ऑक्साइड मतलब एसिड जो है, जब अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। मतलब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, धातु का एक ऑक्साइड है, कैल्शियम आपकी धातु है, उसका ऑक्साइड हमने बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। एसिड आपका अम्ल जो है वो हमने ले लिया H2SO4। अब ये क्या करेगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना देगा H2O और बचेगा CaSO4, ये बना दे रहा है लवण। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट और H2O बना रहा है। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड जब HCl के साथ क्रिया कर रहा है, अब यहाँ पे 2 HCl क्यों है, क्योंकि कैल्शियम की जो धनात्मक होते हैं 2 धनावेश होते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, 2 बार HCl लिया है। तो 2 HCl से जब क्रिया करता है तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड और जल। तो याद रखना है कि जब अम्ल मेटल ऑक्साइड मतलब धातु के ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं तो साल्ट और वाटर मतलब लवण और जल बनाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्षारक या भस्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, क्षारक या भस्म को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। ये क्या होता है, तो जो बेस होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। इनका स्पर्श करने पर ये साबुन जैसे चिकने होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करता था, नीले लिटमस को लाल करता था। अम्ल जो था वो क्या करता था, नीले लिटमस को लाल कर देता था। ठीक है, ये क्या करता था, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था। ठीक, और जो भस्म होता है मतलब जो क्षार होता है वह क्या करता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पे आर्हेनियस जो थे उन्होंने क्षारक या भस्म के बारे में क्या कहा कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में टूटकर या वियोजित होकर या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब OH आयन देते हैं। अम्ल क्या करते थे, वो H+ आयन देते थे, अम्ल H+ आयन देते थे और क्षार या भस्म में OH- आयन देते हैं। अब जैसे NaOH है, NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जब यह जल में टूटता है तो यह क्या करता है, OH आयन मुक्त करता है, तो Na+ बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, OH आयन। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है।
और जब यह क्षार भी H2O में मतलब जल में टूटेगा तो पोटेशियम आयन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन जो है क्या करता है, मुक्त करता है। अब अगली हेडिंग आती है कि क्षार के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो जो क्षार के रासायनिक गुण होते हैं उसमें पहला है कि जब क्षार धातु से क्रिया करते हैं, तो जब कोई प्रबल क्षार सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, मतलब लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। प्रबल क्षार सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब जैसे जिंक है, जिंक हमारी धातु है। अब इस जिंक के साथ जब हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार का हमने क्रिया कराया तो ये हाइड्रोजन गैस को पहले निर्मुक्त करेगी, पता है हमें। तो हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर लिए, निकाल लिए। अब जो बचेगा वह हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो यहाँ सोडियम 2 बार है, Na2 Zn 1 बार है, जिंक और 2 ऑक्साइड है, तो हो गया सोडियम। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। मतलब जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या होती है, निर्मुक्त होती है। आगे है अधातु ऑक्साइडों से क्रिया। जब क्षार अधातु ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं तो वह लवण और जल बनाते हैं। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, इसकी क्रिया जब CO2 के साथ हुई तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O बना, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बिना बुझा चूना कहते हैं और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा चूना कहते हैं। मतलब कि जब बिना बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता बनाता है, बिना बुझा चूना बनाता है और जल बनाता है, ठीक है। मतलब कि जब क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो वह लवण और जल बनाएंगे। अगला है अम्लों के जलीय विलयन से क्रिया करने पर। अब जैसे अम्लों का जलीय विलयन है, मतलब कि जब हमने HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में हम जब घोलते हैं तो वह किस में टूटता है, एक H+ आयन में और एक क्लोरीन ऋण आयन में टूटता है। इसी तरीके से जब हम जल में हाइड्रोजन आयन घोलेंगे, जल में जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन घोलते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है, इसको कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो देखो HCl हमारा हो गया कैंसिल, यहाँ बचा HCl और ये बचा प्लस H2O इक्वल टू हो गया हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन। मतलब HCl क्या है, हमारा अम्ल है, H2O क्या है, जल है, हाइड्रोनियम आयन और ये हो गया क्लोरीन। मतलब किसी अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन पाए जाते हैं। ये HCl का H2O के साथ रिएक्शन हुआ, मतलब HCl का क्या बनाया गया, जलीय विलयन, अर्थात हाइड्रोनियम आयन उसमें उपस्थित होता है। अगला है क्षारों के जलीय विलयन। अब क्षारों का जलीय विलयन क्या होता है, तो जब हम किसी क्षार को जल में घोलते हैं, तो जैसे NaOH को हमने जल में घोला तो Na+ और OH- बना। इस OH- को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब कि जब किसी क्षार को हम उसके जलीय विलयन में या उस क्षार का जलीय विलयन बनाते हैं तो हमें कौन सा आयन प्राप्त होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब किसी क्षार के जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है और किसी अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन पाया जाता है, ठीक। अब अगला है अम्ल तथा क्षारों के बीच अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण। जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वह लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल। मतलब कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो उनसे लवण और जल बनता है, और यही लवण और जल बनने की जो क्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। अब जैसे हमने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया ये, और एक हमने क्षार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और इन दोनों का जब हमने रिएक्शन कराया तो HCl का Cl और NaOH का सोडियम ये दोनों आपस में मिलकर NaCl लवण बनाते हैं और ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, H2O जल बना रहा है। तो जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो उससे लवण और जल बनते हैं। अम्लों और क्षारों की प्रबलता, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूछा जाता है प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, और बोर्ड के 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि किन्हीं 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षार के नाम बताइए। तो ये टॉपिक आपका एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, प्रबल अम्ल क्या होता है, यदि अम्ल के आयनन की मात्रा अधिक हो, अम्ल के आयनन की, वियोजन की या टूटने की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये सब आपके क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, HCl को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक, इसी तरीके से यदि अम्ल के आयनन की मात्रा कम हो, तो आयनन की मात्रा जिस अम्ल की कम होती है, मतलब वह आयनों में कम वियोजित होता है, कम टूटता है, तो उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, जैसे CH3COOH। अब CH3COOH जब आयनों में टूटता है, ठीक, तो ये बनाता है CH3COO ऋणायन प्लस H आयन, यही बनाता है। तो इसका जो टूटने की प्रक्रिया है वो क्या है, HCl, अच्छा HCl H प्लस Cl माइनस, ज़्यादा इसकी प्रबलता किसकी है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो CH3COO इस आयन में टूट रहा है और यहाँ पे दोनों क्या हैं, अलग अलग हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ आपकी अब टूटेगी नहीं, ये वियोजित नहीं होगा। तो इसको वियोजित और अगर होता तो ये क्या हो जाता, पर प्रबल अम्ल, लेकिन अब ये वियोजित हो नहीं सकता, इसलिए ये क्या है, दुर्बल अम्ल। ठीक है, मतलब जिसमें आयनन की मात्रा क्या हो, कम हो। यदि क्षार के आयनन की मात्रा अधिक होती है, अगर क्षार के आयनन की, वियोजन की मात्रा अधिक है तो वह क्या कहलाएगा, प्रबल क्षार। जैसे NaOH, KOH, इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार। इसी प्रकार यदि क्षार के आयनन की मात्रा कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।